हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आवर्त गति क्या होता है। क्या होता था आवर्त गति? मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब कोई कण अथवा पिंड एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ एक निश्चित समय अंतराल में एक ही पथ पर बार बार गति करता है तो उस कण अथवा पिंड की इस प्रकार की गति को हम लोग आवर्त गति कहते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था आवर्ती फलन के बारे में। वे फलन जो एक निश्चित वैल्यू के बाद या एक निश्चित टाइम के बाद अपना पुनः प्रारंभिक मान ग्रहण कर लेते हैं, तो इस प्रकार के फलन को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्ती फलन कहते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि साइन का फंक्शन, कॉस का फंक्शन और बाकी सब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वे सभी आवर्ती फलन होते हैं। तो आवर्त गति, आवर्त फलन ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि दोलन गति अथवा कंपन गति किसे कहते हैं। तो देखो, यदि कोई कण अथवा पिंड एक निश्चित बिंदु अर्थात साम्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो उस कण की इस प्रकार की गति को हम लोग दोलन अथवा कंपन गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो दीवार घड़ी के लोलक की गति, जैसे वैसे तो कम ही देखने को मिलता है, कहीं कहीं मिलता है ये घड़ी देखने को, परंतु ऐसा भी नहीं है कि एकदम से नहीं दिखेगा, दिखता है। तो उसमें क्या होता है, ये मिनट और घंटे की सुई तो होती ही है, उसमें एक ऐसी सुई होगी जो प्रत्येक घंटे पर वो क्या होती है कि एक निश्चित बिंदु, जैसे ये मान लीजिए उसका निश्चित बिंदु है, तो उसके इधर उधर ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे मूव करेगी। तो क्या डेफिनेशन में बोला कि जब कोई कण अथवा पिंड एक निश्चित बिंदु के, अर्थात वो साम्य स्थिति है, निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो उस कण की इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं? कंपन गति अथवा दोलन गति कहते हैं। दोलन गति को इंग्लिश में ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं और कंपन गति को इंग्लिश में वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। एक ही बात है, बस नाम अलग अलग दिया गया। अच्छा, तो सर इसमें भी तो पाथ फिक्स ही है, रास्ता जो है इसमें भी फिक्स है, निश्चित है कि हाँ वो यहीं पर चलेगा, और टाइम भी निश्चित है कि जितना टाइम में एक बार में ऐसे राउंड किया दूसरे टाइम में भी उतना ही लगेगा राउंड करने में। तो आवर्त गति में भी तो यही होता था, लेकिन डिफरेंस क्या है? आवर्त गति में जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी है, ये सन है, सन, और ये आपका अर्थ है, इलिप्टिकली मोशन करता है जो सन के, यहाँ पर आपकी अर्थ है, तो ये सन के अराउंड ऐसे मूव करता है, घूमती है। तो इसमें क्या है कि ये निश्चित बिंदु जो है ये इसके चारों तरफ ऐसे घूम रही है, चारों तरफ, जबकि यहाँ पर जो निश्चित बिंदु है वो इसके केवल और केवल इधर उधर ऐसे गति कर रहा है। ये ऐसे गोलाकार गति नहीं कर रहा है या फिर इलिप्टिकल 3D में नहीं चल रहा है। ये क्या कर रहा है? यहाँ पर केवल इधर उधर गति कर रहा है, पाथ फिक्स है, टाइम भी फिक्स है, और इसमें भी पाथ फिक्स है और समय भी फिक्स है। 365 दिन में ये क्या करता है कि एक राउंड इसका ले लेता है। तो डिफरेंस क्या है कि ये जो है वो क्लोज पाथ है, मतलब उस बिंदु का चारों तरफ से ये चक्र घुमाता है, मतलब संपूर्ण घूम कर आता है, जबकि यहाँ पर एक निश्चित बिंदु के केवल इधर उधर ऐसे गति होगी। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि प्रत्येक दोलन गति अथवा कंपन गति, दोलन गति अथवा कंपन गति आवर्त गति होती है, परंतु प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति नहीं हो सकती। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब दोलन गति अथवा कंपन गति का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो वो है सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति
क्या होता है सरल आवर्त गति? इसको शॉर्ट में SHM बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है कुछ नहीं, बस एक अलग नाम दे दिया गया है। ये दोलन गति अथवा कंपन गति ही है, अलग से कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा नाम दिया गया है अलग, है ना। तो देखें, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। यदि किसी कण को, यदि m द्रव्यमान के कण को उसकी साम्य स्थिति से कुछ दूरी तक ले जाकर छोड़ दें तो उस कण पर साम्य स्थिति की ओर एक बल लगता है। रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, एक बल लगता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, F इज टू माइनस के इंटू एक्स, वेयर के इज द कांस्टेंट एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट, जिसके कारण कण अथवा पिंड अपनी साम्य स्थिति कितनी ओर आता है। तो यदि किसी कण की मोशन हो रही है, कण का मोशन हो रहा है, गति हो रहा है, और उसमें कोई फोर्स है जो उसके विपरीत लग रहा है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, मान यहाँ पर देखो, ये जो लोलक है, ये जब यहाँ तक जाता है तो जैसे ही ये इधर मूव करना स्टार्ट करता है, इस पर इसके विपरीत इस साइड की तरफ एक फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर इस साइड में, क्योंकि कण तो इधर जा रहा था, परंतु फोर्स लग रहा है इधर। तो जाते जाते कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके विपरीत भी फोर्स लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब और उसके बाद पुनः यह कण पीछे की ओर आने लगेगा। ठीक है, तो यदि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अनुक्रमानुपाती हो विद नेगेटिव साइन, तो इस प्रकार की गति को, तो कण की इस प्रकार की गति को, तो कण की इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति कहते हैं। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं कि यदि m द्रव्यमान के कण को उसकी साम्य स्थिति से कुछ दूरी तक ऐसे ले जाकर छोड़ दिया जाए, तो उस कण पर उसकी साम्य स्थिति की ओर एक फोर्स लगता है, बल लगता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जिसका मान F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स होता है, जिसके कारण कण अथवा पिंड पुनः अपनी साम्य स्थिति की ओर आने लगता है। इस बल के कारण जो जिस गति से वह कण साम्य स्थिति की ओर चलता है, उस गति को ही हम लोग क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति में या सरल आवर्त गति होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है कि जो बल है वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होगा, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। अर्थात नेगेटिव साइन ये बताएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है उन दोनों की दिशा विपरीत है। दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। वेक्टर फॉर्म में अभी आप लिख सकते हो, डायरेक्शन बता रहा है। अच्छा ठीक है, इतना तो समझ गए। जरा इस बात को थोड़ा और समझते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन आपको पता चल गया।
अच्छा देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग है, इसमें हमने m द्रव्यमान का कोई कण ऐसे लगाया है, हमने इसका ये साम्य स्थिति है, ठीक है। हमने क्या किया, इस स्प्रिंग पर लगे द्रव्यमान को खींचकर उसकी साम्य स्थिति से x विस्थापित कर दिया, x विस्थापित करके ऐसे छोड़ दिया, यहां तक ऐसे खींचकर ऐसे छोड़ दिया। अब जब छोड़ेंगे, देखो पहले तो बात ये है कि जब हम लोग इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये अचानक से जैसे ही छोड़ेंगे हम लोग ऐसे ऐसे कंपन करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है -k/x। और आपको याद होगा कि स्प्रिंग के विपरीत जिधर हम लोग उसको खींच रहे हैं उसके विपरीत दिशा में जो फोर्स लगता था, क्या वो F = -kx ही लगता था, जो कि ये k क्या होता है, स्प्रिंग का नियतांक होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और x क्या है, उसकी साम्य स्थिति से वो कितना विस्थापित हुआ है वो होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम लोग स्प्रिंग में लगे द्रव्यमान को थोड़ा सा खींचते हैं या खींचकर छोड़ देते हैं तो उस स्प्रिंग के द्रव्यमान पर उसके विस्थापन के विपरीत एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, और जो पार्टिकल या फिर जो कण वह गति करता है इस अवस्था में, उसकी गति को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, मतलब सरल आवर्त गति कहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फंक्शन होंगे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होंगे, आइए उसको देखते हैं। लेकिन हमें कोई भी फंक्शन सरल आवर्त गति करेगा अथवा नहीं करेगा, ये हम लोग चेक कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं सरल आवर्त गति का डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये स्प्रिंग थी, ये साम्य अवस्था में था, यहाँ पर x = 0 पर हमने इसको क्या किया, इसके साम्य स्थिति से x विस्थापित कर दिया, जिसकी वजह से इसकी साम्य स्थिति की तरफ एक फोर्स लग रहा था, वो क्या लग रहा था, F = k/x, ठीक है। तो माना m द्रव्यमान के कण को हमने उसकी साम्य स्थिति O से x विस्थापित करके छोड़ दिया, तब उस कण पर रीस्टोरिंग फोर्स उसकी साम्य स्थिति की ओर कार्यशील हो जाता है, कार्यशील रहता है, जिसके कारण कण सदैव या कण अपनी साम्य स्थिति की ओर गतिशील हो जाता है।
अतः उस कण की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। अब जरा सा देखिए उस पर फोर्स कौन सा लग रहा है, F इज इक्वल टू के इंटू एक्स। एफ को क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। क्या a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के बाई एम इंटू एक्स। एक बात याद रखें, आपको आगे पता चलेगा कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है के बाई एम, जहाँ ये क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, कोणीय आवृत्ति है। अब ये कैसे फॉर्मूला आया आगे आपको पता चलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो अभी के लिए आप बस याद रख लो। तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स यहाँ पर। तो सरल आवर्त गति को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि यदि किसी कण का विस्थापन उसके त्वरण के अनुक्रमानुपाती हो, वो भी विपरीत साइन के साथ, ठीक है ना, तो कण की इस प्रकार की गति को हम लोग सरल आवर्त गति कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन भी होगी। क्या हम लोग इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, d2x बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखो, तो इसको इधर लाइए, तो d2x बाई dt2 और यहाँ पर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यही सरल आवर्त गति का डिफरेंशियल इक्वेशन है। यही सरल आवर्त गति का क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को जो जो फंक्शन फॉलो करेंगे वे सभी सरल आवर्त गति के इक्वेशन होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ इक्वेशंस लिखता हूं। अच्छा, इसको मैं लिख दूं कि यह सरल आवर्त गति का डिफरेंशियल अवकल समीकरण है। अर्थात जो फंक्शन इस अवकल समीकरण को फॉलो करेंगे वे सभी सरल आवर्त गति के फंक्शन होंगे। अच्छा, अब सरल आवर्त गति के फंक्शन से अर्थ यह भी होगा कि उसका प्रत्येक बार मान ऐसे बदलता रहेगा, परंतु एक चक्कर जितने टाइम में वो लगाएगा वो फिक्स रहेगा कि अगला चक्कर भी उतने ही टाइम में लगाएगा। जैसे साइन का फंक्शन है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्या उसका इस तरीके से फ्लक्चुएशन होता है, ये है ना। अभी मैं इन बातों को समझाऊंगा तो उस पर अभी ज्यादा फोकस मत करो। तो कुछ फंक्शन है जैसे x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये भी सरल आवर्त गति का ही फंक्शन है। दूसरा है x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी, है ना, ये सभी है। और भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ये भी है। x इज इक्वल टू e आई ओमेगा टी, ये भी हो सकता है, उसमें क्या है। परंतु ज्यादातर इन दोनों फंक्शन का ही यूज होता है, ठीक है, ये भी देखने को कभी कभी मिल जाता है। तो आइए देखते हैं क्या ये जो हमने फंक्शन लिखा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करता है। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है इसका 2 टाइम्स हमें अवकलन करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं, साइन के फंक्शन को। तो चलो देखो, जब इसका अवकलन करोगे तो dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा, है ना। अच्छा, जब दूसरी दफ़ा करोगे तो d2x बाई dt2 इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर विद माइनस साइन
साइन ओमेगा टी, ऐसे होगा। ये आ रहा है ना वीडियो में? नहीं आ रहा है, चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ, d2x/dt2 इज इक्वल टू -a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, सॉरी साइन, क्योंकि कॉस का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, मतलब साइन के साथ। अब ये dt2 हो गया। अब इसको इस फंक्शन में रखो, देखो यहाँ रख रहा हूँ, क्या फंक्शन है हमारा, x d2x/dt2 प्लस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो d2x/dt2 क्या है हमारा, -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, तो रखिए यहाँ पर -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यक्स की वैल्यू क्या हमने माना है, a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी, तो ये सारा का सारा कट कर क्या आ जाएगा, 0। मतलब कि x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये किसका फंक्शन, ये किसको फॉलो करता है, सरल आवर्त गति का ही फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से कॉस वाला भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, आप चेक कर लेना, वो आएगा ही। अब बढ़ते हैं आगे। तो जो फंक्शन इसको फॉलो करेंगे वो सरल आवर्त गति का फंक्शन होगा, ये बात हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग कैसे पता करें कि पार्टिकल कितने समय में कहाँ होगा, या उसकी वेलोसिटी कब कितनी होगी। तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कण के गति का समीकरण निकालेंगे, जिससे कि हम उस कण की वेलोसिटी बता सके या उसकी स्थिति बता सके कि वो कण कहाँ है, कितने समय में कहाँ पहुंचेगा, ठीक है। सरल आवर्त गति कर रहे कण का समीकरण, ठीक है, कण का समीकरण। तो वही बात कि ये कोई मान लीजिए कि स्प्रिंग थी, t बराबर 0 पर x इक्वल टू 0, हमने उसको गतिशील कर दिया v बराबर v0 से, और गतिशील करके उसकी साम्य स्थिति से हमने कुछ विस्थापित कर दिया, उसकी साम्य स्थिति से x। तो इस पर एक फोर्स लगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, F इक्वल टू -k इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि यहाँ पर जो x इक्वल टू 0 है, जरा सा देखें थोड़ा, मान लीजिए कि ये इसकी साम्य स्थिति है, बिंदु O साम्य स्थिति, माना कि उसका मेजरमेंट, उस वस्तु या कण का मेजरमेंट हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, t बराबर 0, v बराबर v0, और यहाँ पर जो विस्थापित हुआ है वो x0 है, ठीक है। अच्छा, दूसरी स्थिति जब हम लोग यहाँ से उसको गतिशील करते हैं तो होता क्या है कि यहाँ से हम लोग इसको खींचकर फिर इस पोजीशन पर लाए। यहाँ पर फिर से मैं बताऊं कि t बराबर 0 था, v बराबर v0 था, और x बराबर x0 था। हम लोग जब यहाँ पर विस्थापित किए तो t बराबर t समय गुजर गया, समय का मापन हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, वही मैं बोल रहा हूँ कि उसकी साम्य स्थिति के सापेक्ष यहाँ से, जब वो यहाँ पर है उस साम्य स्थिति से x0 डिस्टेंस वो पहले ही गुजर चुका है, तब हम लोग समय का मापन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, तो v बराबर यहाँ पर v हो गया और x बराबर x हो गया। तब
एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, इस पर फोर्स लगेगा इधर की ओर, तो यहाँ रहेगा तब भी लगेगा। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं एम इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। तो ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, इस बात को ध्यान से देखना, क्या हम लोग इस एक्सेलरेशन को वी डी वी अपॉन डी एस लिख सकते हैं माइनस के इंटू एक्स। कैसे सर, कैसे लिख दिए? तो देखो इधर एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, होता है कि नहीं होता है। अब इसमें आप क्या करो, डी एस से ऊपर नीचे गुणा कर दो डिस्प्लेसमेंट से, तो आप देखोगे कि डी वी अपॉन डी एस लिख लो इसको एक तरफ, इंटू डी एस अपॉन डी टी, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, सो इसको आप वेलोसिटी लिख सकते हो। तो वी डी वी अपॉन डी एस, वो वही डी एस के स्थान पर हमने डी एक्स लिख लिया, उसमें क्या है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है सर, अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या करें, तो देखो भाई वी डी वी इज इक्वल टू माइनस के एक्स डी एक्स। अब हम लोग यहां से यहां तक इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक हमने किया है, तो v बराबर वी नॉट से v बराबर v तक, और यक्स का कहाँ से, तो यक्स बराबर यक्स नॉट से यक्स बराबर x तक। क्लियर है इतना? अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे जरा, तो वी स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, v नॉट से v तक इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, x नॉट से x तक। जब आप इसमें ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो आप पाएंगे कि x बाई टू तो कट गया, मतलब बचा क्या, वी स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो वी स्क्वायर ये रह गया वी नॉट से v इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स नॉट से x, इतना रहेगा कि नहीं रहेगा, टू तो खत्म हो गया। अब रखिए वैल्यू, क्या वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, हाँ गड़बड़ ये हुआ कि हमने द्रव्यमान को इधर भेजा था m को, ठीक है, तो यहाँ m रहेगा, ठीक। अब हमने आपको बताया था कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम होता है, तो के बाई एम को हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिख ले रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी माइनस के साइन के साथ। अब यक्स स्क्वायर माइनस यक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो यक्स नॉट का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ कि सब में से ओमेगा को कॉमन ले रहा हूँ। क्यों कॉमन ले रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। जब मैं इसमें से ओमेगा को कॉमन लूँगा तो क्या मिलेगा, वी नॉट का स्क्वायर बटा ओमेगा का स्क्वायर। देखो ओमेगा को जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर वी नॉट का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस करके एक्स नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पर केवल बचेगा एक्स स्क्वायर। क्या ओमेगा बाहर आ जाएगा, और ये तो हमने ऐसे कर दिया क्योंकि स्क्वायर तो इसके तरफ दे दिया, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर वी नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माना वी नॉट का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तब v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर इन सब के स्थान पर हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यह जनरल इक्वेशन है उसकी वेलोसिटी फाइंड करने का, कि उसकी जब अलग अलग पोजीशन पर, ये x क्या बता रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट, अलग अलग पोजीशन पर उसका
वेलोसिटी क्या होगा। ए क्या है, उस कण का आयाम है। अब आयाम क्या होता है जरा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए उसकी साम्य स्थिति से हमने इसको गतिशील कर दिया। गतिशील करने के बाद जहां तक वो मैक्सिमम डिस्टेंस तय करेगा, मैक्सिमम, या तो वो इधर करे या तो वो इधर करे, किधर भी वो कर सकता है। मैक्सिमम दूरी अपने साम्य स्थिति के सापेक्ष मैक्सिमम दूरी जितना तय करता है, उसी मैक्सिमम दूरी को हम लोग आयाम कहते हैं। ठीक है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल with respect to its mean position is called as amplitude। तो ये जनरल वेलोसिटी फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये किस तरीके से लागू होता है देखो। आपको पता है कि जब हम लोग उसको उसके साम्य स्थिति के सापेक्ष उस कण को थोड़ा सा खींचकर छोड़ देते हैं तो उस पर विपरीत दिशा में रीस्टोरिंग फोर्स कार्यशील हो जाता है, लगने लगता है जैसे हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टिकल की जो वेग होगा वो कहीं ना कहीं शून्य होना ही है, क्योंकि विपरीत फोर्स तो लगातार लग रहा है और जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ रहा है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस कण की वेलोसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी। तो मीन पोजीशन मैक्सिमम दूरी पर जब वो कण अपनी साम्य स्थिति से मैक्सिमम दूरी पर जाएगा तो उस मैक्सिमम दूरी पर जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है, उसमें क्या है। अब जब वो कण पुनः साम्य स्थिति की तरफ चलता है, क्योंकि फोर्स तो इधर ही लग रहा है, तो होता क्या है कि जब ये इधर चलना प्रारंभ करता है तो उसको एक काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाती है, अर्थात इसमें ऊर्जा का ह्रास होता है। काइनेटिक एनर्जी मिल जाने के कारण, क्योंकि क्या कहते हैं कि सभी कण चाहते हैं कि मैं अपनी अवस्था बनाए रखूं, है ना, तो यह गतिशील होकर आता है काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करने के बाद, तो वह अपनी साम्य स्थिति तक न रुककर थोड़ा सा इधर की तरफ भी चल जाता है, जिसकी वजह से पुनः अब जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो फिर इस डायरेक्शन में लगती है। फिर से सुने, साम्य स्थिति की तरफ जब ये पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा था तो फोर्स इधर लग रहा था क्योंकि उसकी साम्य स्थिति इधर है, परंतु जब ये यहाँ से इस साइड में घुमा रीस्टोरिंग फोर्स लगने के कारण, तो वह अपनी साम्य अवस्था पर न रुककर थोड़ा सा आगे की तरफ भी चला जाता है, जिसकी वजह से इस कंडीशन में फोर्स अब इस डायरेक्शन में लगा, क्योंकि ये जा रहा है पार्टिकल इधर, तो इसकी साम्य स्थिति हो गई यहाँ पर। तो पार्टिकल कहीं ना कहीं जाकर इधर भी उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, जिसकी वजह से वो फिर से इधर घूमेगा और एक अवस्था ऐसी आएगी कि वह अपने साम्य स्थिति पर रुक जाएगा। तो वो ऐसे चमक रहा है, ऐसे एक निश्चित बिंदु के अराउंड ऐसे ऐसे। अब इस इक्वेशन से हम लोग कैसे पता करें कि जो उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वहां पर वेलोसिटी जीरो होगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स मेन पोजीशन, और कैसे हम लोग ये पता करेंगे कि उसकी जो मेन पोजीशन है वहां पर वेलोसिटी ओमेगा इंटू ए होगी। तो आइए इस चीज को देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सत्य है अथवा नहीं। ठीक है, चलो मान लीजिए हमने एक स्प्रिंग को उसकी इनिशियल पोजीशन से यहां तक खींचकर विस्थापित कर दिया। यहां पर टाइम जीरो था, x बराबर जीरो था, v बराबर v नॉट था, और यहां पर क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस यहां तक कवर किया तो मैक्सिमम डिस्टेंस को आप a भी बोल सकते हो, एम्पलीट्यूड। तो यहां पर वेलोसिटी जीरो रही होगी, ऐसे ही समझो यार आप। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। जब हम लोग पार्टिकल को थोड़ा सा खींच कर उसको गतिशील कर देते हैं तो मान लीजिए वो अब जैसे जैसे वो पार्टिकल इधर की तरफ चलेगा
इधर की तरफ, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी घटेगी। क्यों? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स उसके विपरीत लग रहा है, ये इधर की तरफ, वेलोसिटी इधर की तरफ गतिशील। ठीक है, तो जब अब जरा देखो, मैं इसको एक जनरल टाइप में दिखाता हूं। जब पार्टिकल P Q R, जब पार्टिकल Q से R की ओर जाता है तो वेलोसिटी उसकी घटती है और एक्सेलरेशन बढ़ता है। क्यों? वेलोसिटी इधर की तरफ चल रही है, रीस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन बढ़ेगा परंतु वेलोसिटी उसकी घटेगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस पर फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसके रीस्टोरिंग फोर्स लगने के कारण पुनः वो जो पार्टिकल होगा वो अपने मेन पोजीशन की तरफ गतिशील होगा। तो R से, बिंदु R से Q की तरफ जब पार्टिकल गतिशील होगा तो उस अवस्था में वेलोसिटी बढ़ेगी एंड एक्सेलरेशन उसका घटेगा, एक्सेलरेशन उसका घटेगा। अब जब वो पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो क्योंकि अब वो काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर लिया है तो वो अपने इनिशियल पोजीशन पर न रुककर थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाएगा। तो Q से P तक वेलोसिटी घटेगी, एक्सेलरेशन फिर से बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, रीस्टोरिंग फोर्स लगने के कारण और वायु प्रतिरोध आदि जो भी घर्षण जो भी होगा, स्प्रिंग में तो लगेगा नहीं, के कारण वह पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन पर जाकर रुक जाएगा। ठीक है, अब जब ये पार्टिकल इधर चलेगा तो पुनः P से Q तक चलने में वो क्या होगा कि वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी एंड एक्सेलरेशन घटेगा। तो ये प्रक्रिया एसएचएम में होती है। मतलब यहां पर वेलोसिटी 0, यहां पर वेलोसिटी 0। तो चलिए देखते हैं ये कंडीशन ये फॉलो करता है कि नहीं। और याद रहे कि Q से A तक x = a है। अब A क्यों कह रहा हूं? मतलब कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक ही तो वेलोसिटी 0 होगी। अगर मैक्सिमम अगर मैं नहीं कहता तब तो आगे तक चलता, तो मैक्सिमम कहाँ तक वो चल सकता है वो डिपेंड करेगा कि उसकी वेलोसिटी कैसी। अच्छा, तो ये भी x = a। a क्या है? कण द्वारा अपने साम्य स्थिति से तय की गई अधिकतम दूरी है। तो चलो, जब कण बिंदु R पर है तब यहां से हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उस अवस्था में x बराबर क्या a है कि नहीं है? ये देखो Q से R तक x बराबर कितना है? a है। तो इस इक्वेशन में रखो, तब v बराबर ω√a² तो पहले से ही है। जब x की वैल्यू a रखेंगे तो a² दैट इज 0। तो जब कण बिंदु R पर होगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। ये हमें इक्वेशन से भी पता चल रहा है। क्लियर है? v = ω√a² - x²। हमें ये बता रहा है कि जब कण अपने मैक्सिमम पोजीशन पर होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, तो उस अवस्था में उसकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। वो हमें इक्वेशन बता रहा है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन देखो, जब कण साम्य स्थिति पर हो, साम्य स्थिति Q पर हो, तब x बराबर 0 है। वहां पर x बराबर क्या है? 0 होगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या भैया? v = ω√a² - x²। ये है। अब x की वैल्यू 0 रखो, a² - 0 मतलब कि a × ω। तो इस अवस्था में हम ये क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो अपने इनिशियल पोजीशन के x अक्ष के धन दिशा की तरफ गतिशील है। अच्छा, ठीक है सर। अब जब बिंदु Q से P की ओर गतिशील है,
तो उसके मेन पोजीशन पर क्या होगा, x इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि अब ये डायरेक्शन बदल गई ना, यहाँ से लेफ्ट साइड में आ रहा है तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो क्या आप लिखोगे यहाँ पर, वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस क्या, माइनस ए स्क्वायर, तो ये तो प्लस हो जाएगा, और जैसे ही प्लस हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा। तो क्या इसके मेन पोजीशन पर जब विपरीत दिशा में जा रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, हाँ हमने पहले ही बताया था, और इक्वेशन से भी हमें ये पता चल रहा है। ठीक है, क्या क्लियर है? अब देखो, जब Q से R P की तरफ गतिशील हुआ है जस्ट, तो क्या x बराबर जीरो था, t बराबर जीरो था, परंतु v बराबर क्या, माइनस v नॉट था, है ना। अच्छा, तो इस अवस्था में चलिए देखते हैं ये इक्वेशन हमें क्या बताता है। चलिए, हमें वेलोसिटी पता ही नहीं है, ठीक है, परंतु ये पता है कि Q से विपरीत दिशा में चल रहा है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, जरा रुकिए, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अब हम लोग देख रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी किस में आएगी, नेगेटिव साइन के साथ आएगी। तो यहाँ पर जो भी वेलोसिटी आपकी आएगी वो माइनस ए ओमेगा होगी विद नेगेटिव साइन। अब ये हमने तो डायरेक्ट लिख दिया, इसका भी सत्यापन अभी एक और समीकरण लिखेंगे, वहां से आपको हो जाएगा कि माइनस कैसे आया। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी फाइंड करने का इक्वेशन है, ये कि जब पार्टिकल एसएचएम गति करेगा तो उसकी अलग अलग पोजीशन पर वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो वो इस फॉर्मूले के द्वारा फाइंड करेंगे। v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है, ए क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, और ये एक्स क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, या यूं कहे कि तात्क्षणिक विस्थापन है। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग टाइम पर हम लोग उसकी पोजीशन कैसे बताएंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि अलग अलग पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी क्या थी। अब हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि अलग अलग टाइम पर उसकी पोजीशन क्या होगी। कोई बोला कि t बराबर इतना सेकेंड, तो वहाँ पर उसकी पोजीशन क्या है उसके मेन पोजीशन से, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं।